दोस्तों, जैसे कि हम पिछले क्लास में भारत की झील के बारे में, बंदरगाह के बारे में पढ़ाए थे, तो आज हम देखते हैं भारत के परियोजना, जो बहुउद्देशीय परियोजना होती है, जो नदियों पर निर्मित होती है। आज हम उसको देखेंगे। भारत की बहुउद्देशीय परियोजना, यानी जो बहुउद्देशीय परियोजना मतलब कि जो हमारे बहुत से उद्देश्यों को पूर्ति करता है। यानी इसका नाम ही है क्या, बहुउद्देशीय, मतलब बहुत उद्देश्य। जैसे किसी नदी पे, जैसे मान लीजिए हम डैम बनाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी नदी पे हम डैम बनाए, तो इस डैम से क्या क्या हो सकता है। इस डैम से हम यहाँ से नहर निकाल कर हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंचाई भी कर सकते हैं, सिंचाई भी कर सकते हैं। यहाँ से क्या है, इस डैम से हम पन बिजली यानी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट जो होता है, यानी वाटर से जो हम लोग क्या बिजली प्रोड्यूस करते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ इस डैम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पन बिजली बना सकते हैं, सिंचाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, दो हो गया। ये भी मेरा उद्देश्य पूर्ति हो गया, सिंचाई भी उद्देश्य पूर्ति हो गया। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है, बहुउद्देशीय परियोजना। और एक चीज और आप लोग सुने होंगे, बांध कहीं पे बोला जाता है बांध, कहीं पे बोला जाता है बैराज। बैराज जैसे बोला जाता है हीराकुंड बांध और फरक्का बैराज। तो ये बैराज क्या होता है और ये बांध क्या होता है। तो बांध उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए हम, ये कोई नदी है, ये मान लीजिए कोई नदी दक्षिण कर रही है, तो हम क्या किए, हम यहाँ पे एक दीवार बना दी, इसका एक दीवार बना दी, और दीवार बनाकर क्या किया, हम पानी को रोक लिए। इस दीवार, कोई भी दीवार बना देंगे, कंक्रीट का दीवार बना के हम लोग क्या किए, कंक्रीट का हो, माटी का हो, किसी भी चीज का हो, हम लोग इस दीवार को बना के इस टाइप पे क्या किए, हम पानी को रोक दिए, पानी को रोक दिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर कोई नदी पे अगर हम कंक्रीट का दीवार बना के या मिट्टी का दीवार बना के अगर पानी को हम पूरी तरह से रोक दिए, और इसी से हम लोग क्या किए कि हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट बना दिए, जिसे पन बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी हाइड्रो पावर प्लांट। यहीं पे यहाँ मान लीजिए हम गेट लगाकर क्या किए, यहाँ से यहाँ हम टरबाइन लगा दिए। मान लीजिए बहुत बड़ा टरबाइन लगा दिए, टरबाइन का ब्लेड है, तो यहाँ से पानी क्या करेंगे, अगर इस गेट को हम खोल देंगे तो यहाँ से पानी फ्लो करके टरबाइन के ब्लेड पे लगेगी। मान लीजिए इसका ब्लेड पे लगेगी, तो पानी बहुत, अगर पानी इधर रोकेंगे, अगर इस गेट से बहुत सारे पानी को अगर छोटे अगर होल से निकालेंगे तो क्या होगा, पानी बहुत फोर्स के साथ बाहर निकलेगी। तो जब ये फोर्स के साथ बाहर निकलेगी और मेरा टरबाइन का ब्लेड ऐसे होगा, तो इस पर क्या करेगी, टकराएगी। इस पर टकराएगी तो क्या करेगी, इसको रोटेट करा देगी, और इसी जो प्रोपेलर जो रोटेट करेगा वो मेरा किससे जुड़ा होगा, मान लीजिए जनरेटर से जुड़ा होगा, तो वही जनरेटर भी रोटेट करेगा। जनरेटर रोटेट करके क्या करेगा, मेरा वहां से बिजली प्रोड्यूस कर देगा। तो हम, मेरा फ्यूल खर्च हो भी नहीं रहा है, क्योंकि हम तो पानी से चला रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम होता है हाइड्रो पावर प्लांट। तो यहाँ से पानी को हम पूरी तरह रोक दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, बांध। बैराज क्या होता है, बैराज ज्यादातर ये जो मानव द्वारा बनाया जाता है, जैसे नहर और उस पर बैराज बनाया जाता है। और ये जो प्राकृतिक नदियां होती है, जैसे बड़ी बड़ी नदियां, उस पर क्या बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है। डैम मेनली हमको पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है, और बैराज पानी को डाइवर्ट करने के लिए, पानी को डाइवर्ट करने के लिए। यानी मान लीजिए अगर ये नदी, अगर नदी मानिए, नहर मानिए, जो भी, ये मान लीजिए कृत्रिम रूप से नहर है, ये नहर फ्लो इस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में हमको इसी पानी को ले जाना है कहाँ, ये मान लीजिए यहाँ लेके जाना है, मेरा पानी किधर जा रहा है, हमको पानी की यहाँ जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा बैराज बना देंगे। बैराज भी क्या है, एक तरह का डैम ही है, ये भी एक तरह का डैम है, लेकिन इसकी जो हाइट होती है ना, जैसे
मान लीजिए कोई भी डैम बनाएंगे तो डैम का दीवार पे कुछ हाइट होगा ऐसे, तो ये जो डैम बनाएंगे इसका हाइट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जो बैराज होगा उसका हाइट बहुत कम होगा। और ये भी एक तरह का मान लीजिए डैम का छोटा रूप है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हम मान लीजिए छोटा सा दीवार बना दिए और यहाँ से हम क्या किए, नहर के थ्रू इस पानी को हम क्या किए, डाइवर्ट कर दिए, यहाँ पे हम पानी को डाइवर्ट कर दिए, तो इसको बोलते हैं बैराज। यानी ये एक तरह से क्या हुआ, जो पानी का जो फ्लो का डायरेक्शन है उसको क्या किया, मोड़ दिया, किसी खास डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या किया, उसको चेंज कर दिया, तो इसको बोलते हैं बैराज। तो इस तरह से बांध भी, बैराज भी क्लियर हो गया। तो अब हम देखेंगे परियोजनाओं के बारे में। पहले हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में नदियां फ्लो होती है उसकी परियोजनाओं के बारे में, क्योंकि हम एक ही साथ नदियों को बताएंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम 2 या 3 क्लास में हम इस बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पूरा करेंगे। अभी हम देखते हैं ये जम्मू कश्मीर में जो नदियां फ्लो होती है। इस तरह से मुझे दिखा रहा है कुछ, तो हम पहले इसको देखते हैं। तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है, यहाँ से जो तिब्बत से निकलती है, ये हम नदी बता चुके हैं आपको। तो तिब्बत से निकलती है, ये है सिंधु नदी, यह है सिंधु नदी, सिंधु नदी। और इसकी बहुत सी सहायक नदियां हैं इधर। तो एक ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, ये है इस तरह से कुछ जाती है बॉर्डर पे, फिर यहाँ चली जाती है, इसको बोलते हैं झेलम, यहाँ लिख दे रहा हूँ झेलम। फिर यहीं से हिमाचल प्रदेश से निकलती है चेनाब, यही आके मेरी यही मेन नदी कहाँ है जो आके सिंधु नदी में मिलती है, चेनाब, यह है चेनाब है। फिर एक वही हिमाचल प्रदेश से और रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, इसको बोलते हैं रावी। रावी के बाद यहाँ ब्यास कुंड, हिमाचल प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसको बोलते हैं ब्यास। और एक यहीं से आती है इसी के पास आराकस ताल से कौन सी नदी आती है, सतलुज नदी या सतलुज नदी, ये हो गया सतलुज नदी। और ब्यास आके मेरा कहाँ, पंजाब में हरिके नामक स्थान पे मिल जाती है, किससे, सतलुज नदी से। तो इस तरह से हुई नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, 5 नदियां हुई। और एक झेलम की यहाँ एक सहायक नदी है, यहाँ झेलम की एक सहायक नदी है किशन गंगा, किशन गंगा, किशन गंगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ किशन गंगा, किशन गंगा नदी। ये किसकी सहायक हो गई, झेलम की सहायक हो गई। तो पहले हम देख लेते हैं सिंधु जल समझौता, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था 1947 में, तो पाकिस्तान तो पड़ गया था इस साइड में, पाकिस्तान की तरफ तो लगभग नदियां न के बराबर है, मतलब उसकी पाकिस्तान में जितनी भी नदियां हैं, पाकिस्तान में उतनी नदियां नहीं है, लेकिन जो भी नदियां हैं वो छोटी छोटी है, वो सिंचाई के लिए उतना महत्वपूर्ण है नहीं, क्योंकि उसमें पानी उतना रहता नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट नदी उस टाइम की थी सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए। तो हम देखेंगे सिंधु जल समझौता कब हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 में पाकिस्तान प्लस भारत के बीच। और जब कोई भी दो समझौता होता है किसी भी दो देश के बीच, तो कोई एक मीडिएटर होता है, एक मध्यस्थता होता है जो दोनों के बीच में होता है, जैसे गारंटर का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी अपने दोस्त से मान लीजिए कुछ भी हो, अगर हम समझौता कर रहे हैं तो किसी एक गारंटर को रखेंगे कि कोई हम गारंटी ले कि अब जो समझौता हुआ है उस पर ये दोनों
लोग जो हैं ये भारत हो या पाकिस्तान हो, कोई खड़ा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। इसका गारंटर कौन था? वर्ल्ड बैंक था, यानी विश्व बैंक। विश्व बैंक। तो इसमें बोला गया था कि जो पश्चिम की 3 नदियां हैं, यानी ये मान लीजिए ये 3 नदियां, यानी उत्तर की तरफ ये वाली 3 नदियां, सिंधु झेलम चेनाब, सिंधु झेलम चेनाब, सिंधु प्लस झेलम प्लस चेनाब, सिंधु झेलम चेनाब, इन तीनों नदियों का 80% जो वाटर है, 80% वाटर वो कौन यूज करेगा? पाकिस्तान यूज करेगा। ये मिला पाकिस्तान को। और 20% वाटर किसको मिला? 20% जल मिला इंडिया को। यानी 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा, 20% वाटर इंडिया यूज करेगा। और जो ये 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज, रावी, ब्यास, सतलज, ये 3 नदियों का 80% इंडिया यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। 80% इंडिया, 20% पाकिस्तान। किसका? ये जो नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलज है। और सिंधु झेलम चेनाब का 80% पाकिस्तान, 20% इंडिया। तो और इसमें एक और चीज कहा गया था इसको कि इसमें भारत रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, माने रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट चला सकता है। इस पे सिंधु झेलम चेनाब पे। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट का मतलब कि इसकी जो फ्लो है, इस नदी का फ्लो वो रुके नहीं। मतलब इस पे कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट लगाइए, लेकिन इस नदी का फ्लो, मतलब नदी का पानी नहीं रुकना चाहिए। जैसे इस पर डैम नहीं बना सकते हैं, लेकिन इस रन ऑफ द रिवर, जैसे डैम बना रहे तो क्या हम पानी को रोक रहे हैं? तो हम बिजली इसलिए बना सकते हैं, आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसे जनरेट करिए, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए। तो ये बोला गया था रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट इस सिंधु झेलम चेनाब पे। तो इसमें पाकिस्तान को तो सिंधु झेलम चेनाब नदी दिया ही गया था 80% वाटर, प्लस में 83 करोड़ 83 करोड़ रुपया भी दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये अपने देश में क्या करे? नहरों का विकास कर ले। कौन? पाकिस्तान। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो भारत की तरफ से कौन गया था इसमें? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान। किसके मध्यस्थता के बीच? वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता के बीच। सिंधु झेलम चेनाब किसको? पाकिस्तान को मिला था, प्लस 83 करोड़ रुपया दिया गया था, क्योंकि अपने देश में क्या करें? नहरों का विकास करें। तो इस तरह से हम देख लीजिए, सिंधु जल समझौता भी देख लीजिए। अब हम जो डैम है वो देखते हैं। आज हम देखते हैं किशनगंगा पे। ऊपर से चलते हैं, यहाँ पे किशनगंगा पे, यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया इंडिया ने। इसको बोलते हैं किशनगंगा परियोजना। इसका नाम ही है किशनगंगा परियोजना, किशनगंगा परियोजना। किशनगंगा परियोजना किस पे है? किशनगंगा नदी पे है। ये तो किशनगंगा नदी, किशनगंगा परियोजना कहाँ होगा? तो किशनगंगा नदी पे होगा। अब देखते हैं झेलम पे। झेलम पे एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसको बोलते हैं, उरी डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू कश्मीर के उरी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये क्या है? उरी परियोजना। पूरी पे उरी परियोजना। और यहाँ पे तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, पूरी परियोजना। ये कहाँ है? झेलम नदी पे। याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना पूछा हुआ है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पे है। इसके बाद आगे चेनाब नदी पे। तो चेनाब नदी पे 3 परियोजना, 2, 3। इसको बोलते हैं बगलिहार। यहाँ लिख दे रहा हूं, यहाँ पे बगलिहार।
बकेरिहार परियोजना, ये कहाँ है? चेनाब नदी। इसके बाद ये सल्लाल, और ये है दुलहस्ती, ये है दुलहस्ती। तो ये हो गया बकेरिहार, ये हो गया बकेरिहार, ये हो गया सल्लाल, ये हो गया दुलहस्ती परियोजना। ये कहाँ है? तो चेनाब नदी पे है, याद रखिए। दुलहस्ती परियोजना भी एग्जाम में पूछा गया है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पे है? चेनाब नदी पे है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये पूरी दुलगुल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और ये रावी नदी पे, रावी नदी पे। तो रावी नदी पे कहाँ? 2 प्रोजेक्ट हैं। रावी नदी पे 2 प्रोजेक्ट हैं। ये है रावी, एक ये है, इसको बोलते हैं थीन बांध, और इसको बोलते हैं चमेरा बांध। इसको बोलते हैं चमेरा बांध, इसको बोलते हैं थीन बांध। इस थीन बांध को क्या बोलते हैं? रणजीत सागर डैम। ये हो गया किशनगंगा पे, किशनगंगा परियोजना पुरी और दुलगुल झेलम नदी पे, दुलहस्ती, सल्लाल, बकेरिहार चेनाब नदी पे, और चमेरा और थीन बांध को क्या बोलते हैं? रणजीत सागर डैम। ये कहाँ है? रावी नदी पे है। और देखते हैं ब्यास नदी पे, यह है ब्यास, यहाँ पे एक है डैम, और एक यहाँ पे हल्के नामक स्थान पे। तो इसको बोलते हैं, ये है पुंग डैम, और इसको बोलते हैं ये हरिके बैराज। देखिए ये डैम है, ये क्या है? बैराज है, हरिके बैराज। क्यों? क्योंकि यहाँ से पानी को डाइवर्ट किया गया है, और यहाँ से क्या निकाली गई है? नहर निकाली गई है। यहाँ से इसी हरिके बैराज से क्या निकाला गया है? नहर। ये मान लीजिए क्या है? नहर है। ये इस तरह से नहर जा रही है। ये कहाँ जाती है? पश्चिम राजस्थान में, कहाँ? तो जैसलमेर आदि जिलों में। ये क्या, ये कैसे जिले हैं राजस्थान के? लगभग सूखे जिले हैं। इधर थार मरुस्थल के साइड में, अरावली के इस साइड में पड़ते हैं। तो ये वहाँ क्या करती है? सिंचाई का काम करती है। पीने का जो पानी का किल्लत होती है वहाँ पे, उसको ये पूर्ति करती है। कौन? इंदिरा नहर। ये कहाँ से निकाली गई है? हरिके बैराज से। हरिके बैराज कहाँ है? पंजाब में है। और किन दो नदियों के संगम पे है? एक है ब्यास प्लस सतलज या सतलुज नदी। इन दो नदियों के संगम पे है हरिके बैराज। यहीं से इंदिरा नहर निकाली गई है। और यह भारत की सबसे बड़ी नहर, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन? इंदिरा नहर। तो इस तरह से हम कहाँ देखें? हरिके बैराज को देखें। ये है हरिके बैराज, देखते चलिएगा क्योंकि थोड़ा स्पेस छोटा है। और पोंग डैम ब्यास नदी पे। अब देखते हैं सतलज नदी पे। तो सतलज नदी के हिमाचल प्रदेश में एक डैम है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, इसको बोलते हैं नाथपा झाकड़ी। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पे है? सतलज नदी पे। और एक और चीज जैसे एग्जाम में पूछा गया है कि सतलज नदी किस दर्रे के पास से निकलती है। मतलब यहाँ क्या होगा? हिमालय है, हम लोग को पता है कि हिमालय का एक्सटेंशन इधर, हिमालय पश्चिम से स्टार्ट होकर पूरा हिमाचल प्रदेश तक जाती है। तो इसे प्राचीन काल से नदियां फ्लो हो रही होगी, तो क्या करी होगी? पहाड़ों को काट दी होगी। तो क्या करते हैं? दर्रा के रूप में विकसित हो जाता है, जो हमारे पहाड़ों के बीच एक रास्ता प्रदान करता है। तो सतलज नदी कौन से दर्रे के पास से निकलती है? तो सिपतिला दर्रे के पास से।
याद रखिएगा, सिपकिल्ला दर्रे, सिपकिल्ला दर्रे के अंदर से नहीं, उसके पास से, मतलब उसके समीप से निकलती है। तो नाथपा झाकड़ी हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद यहाँ पे है भाखड़ा, भाखड़ा और एक नांगल, दो स्थान है नांगल। इसी को बोलते हैं क्या, भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश में, नांगल पड़ जाता है पंजाब में, यानी पंजाब और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है। तो भाखड़ा नांगल परियोजना इसी को बोलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे है। कहाँ है, तो इसको बोल दीजिएगा हिमाचल प्रदेश, और ये पंजाब, पंजाब और ये एचपी हिमाचल प्रदेश। और ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी परियोजना। भारत का सबसे बड़ी परियोजना कौन सा है, भाखड़ा नांगल परियोजना। और ये विश्व का क्या बोल सकते हैं कि सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम, ग्रेविटी डैम कौन सा है, भाखड़ा नांगल। अब ग्रेविटी डैम ये हम लास्ट में बता देंगे कि डैम कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से डैम होते हैं, ये हम लास्ट में बता देंगे। तो ऐसे याद रखिए कि विश्व का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम कौन सा है, भाखड़ा नांगल। और ये भूकंप जोन, भूकंप जोन 5 में आता है, क्योंकि ये किस पे, हिमालय पे है। और हिमालय के एरिया जो हिमालय, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जो एरिया है किस भूकंप जोन में आता है, भूकंप जोन 5 में आता है। और यहाँ पे भूकंप हमारे लगभग 7.5 जो रिएक्टर होता है, जो रिएक्टर स्केल, जो भूकंप की तीव्रता में किससे मापन की जाती है, रिएक्टर स्केल पे मापन की जाती है। तो इस रिएक्टर स्केल पे इसका 7.5 तीव्रता के भूकंप, इससे भी ज्यादा यहाँ पे भूकंप आते हैं, मतलब इससे अधिक तीव्रता वाले भूकंप, इसी को भूकंप जोन 5 बोलते हैं। तो ग्रेविटी डैम, भाखड़ा नांगल, ये भूकंप जोन किसमें आता है, 5 में आता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि भूकंप जोन 5 में भारत के कौन से डैम आते हैं, इसमें ये ऑप्शन दिया गया था। तो ये भाखड़ा नांगल डैम, देखिए कितना अंदर तक पूछ दिया था कि भूकंप जोन 5 में आने वाला भारत का डैम, तो ये भाखड़ा नांगल डैम किस नदी पे है, सतलज नदी पे है। तो हम क्या देखे, जो इतनी नदियां आई थी किधर, सिंधु नदी के बाएं तट पे, अगर सिंधु नदी इधर फ्लो हो रही है तो इसके बाएं तट पे जो नदियां फ्लो हो रही थी उसका हम प्रोजेक्ट देखे। किशनगंगा नदी पे किशनगंगा परियोजना, झेलम नदी पे उरी और तुलबुल परियोजना, चेनाब नदी पे बगलिहार, सल्लाल, दुलहस्ती परियोजना चेनाब नदी पे, रावी नदी पे चमेरा परियोजना, थीन बांध परियोजना किस पे है, रावी नदी पे। और इसी थीन बांध को रंजीत सागर डैम बोलते हैं। इसके बाद ब्यास नदी पे एक हल्के बैराज और एक पोंग डैम, यह है पोंग डैम, ये कहाँ है, ब्यास नदी पे। इसके बाद सतलज नदी पे नाथपा झाकड़ी, भाखड़ा नांगल, ये कहाँ है, तो यह है सतलज नदी पे। और एक नदी इधर आकर मिलती है, पता है कि नदी आकर किधर मिलती है, उधर से कौन सी नदी आकर मिलती है, सिंधु नदी पे श्योक नदी। हम नदियों बता चुके हैं कि श्योक नदी इधर दाहिने किनारे से आकर सिंधु नदी मिलती है। तो श्योक नदी पे एक परियोजना है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया, लद्दाख हो गया, मतलब लद्दाख यूनियन टेरिटरी हो गया। तो यहाँ पे श्योक नदी पे कौन सी परियोजना है, यहाँ श्योक नदी पे यह नींबू बाजपो परियोजना, नींबू बाजपो परियोजना किस नदी पे है, श्योक नदी पे है, कहाँ है, लद्दाख में। और एक है सुरु नदी,
इसी की एक मान लीजिए सहायक क्या है, सुरु नदी। मान लीजिए इसकी सहायक सुरु नदी। सुरु नदी, तो सुरु नदी पे सुरु परियोजना, सुरु नदी पे सुरु परियोजना, ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बस ये भी क्या पूछा है, नींबू बाजपा परियोजना। नींबू बाजपा परियोजना किस नदी पे है, तो श्योक नदी पे है। कहाँ है, लद्दाख में। तो इस तरह से जो ये हिमाचल, जो हिमालय बोल रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर में नदियां हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मतलब जो उत्तरी भारत की, यानी जो हिमालय के उधर वाली नदियां, उसको हम लोग देख लिए, उस पर कौन कौन से डैम है, कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो डैम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो हो गया पहला गुरुत्वीय डैम, गुरुत्वीय डैम, गुरुत्वीय डैम। ये डैम क्या होता है, तो जो ये डैम बनता है उसका बेस क्या होगा। मान लीजिए अगर गुरुत्वीय डैम बनाएंगे हम, ग्रेविटी डैम, तो हम इसको बनाते हैं किस लिए, कि भूकंप आने पर भी ये क्या हो, सुरक्षित रहे इस डैम को। तो इस ग्रेविटी डैम का जो बेस होता है वो क्या होगा, बेस, मान लीजिए बेस कुछ इस तरह का चौड़ा होगा, बेस ऐसे चौड़ा होगा, और ये मान लीजिए जो हाइट पे जाकर बनेगा वो क्या हो जाएगा, सकरा हो जाएगा, मतलब कुछ इस टाइप का जाकर बनेगा, ऐसे बेस चौड़ा और इस जाकर ऊपर में सकरा होते जाएगा। इसको बोलते हैं गुरुत्वीय डैम। इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि भूकंप आने पर उसका बेस क्या हो, जो उसका आधार हो, वो कम से कम सुरक्षित रहे। नहीं तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी डैम बनाएंगे तो उसके पीछे पानी जब इकट्ठा करेंगे तो बहुत ज्यादा है। मान लीजिए अगर भूकंप आया, अगर ये डैम टूट गया तो क्या होगा, जान माल की क्षति होगी। तो इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, तो पूरा भूकंप की तीव्रता को मेजर करके, यहाँ पे कितना भूकंप आएगा उस सबको मेजरमेंट लेकर तब हम इस डैम का निर्माण करते हैं। इसीलिए उसका बेस हम लोग क्या रखते हैं, चौड़ा रखते हैं। तो ये गुरुत्वीय डैम हो गया। एक होता है चाक डैम, आर्क डैम, इसको बोलते हैं क्या, चाक, यानी चाक की आकार का, जैसे इस टाइप का, इसको बोलते हैं चाक या आर्क, आर्क डैम। तो ये चाक या आर्क डैम क्या होता है, तो इस डैम को हम लोग बनाते हैं क्या, जहाँ पे मेरा ज्यादा स्पेस न हो। मान लीजिए कोई नदी फ्लो हो रही है, वो बहुत सकरे इलाके से, मान लीजिए इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है, और इधर से नदी फ्लो कर रही है, और हमको क्या करना है, यहीं पे डैम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, मेरे तो स्पेस कम है, तो इसी आर्क डैम को हम लोग बनाते हैं। यानी इस आर्क डैम को हम लोग वहां बनाएंगे जहाँ पे क्या होगा, मेरा स्पेस कंसिस्टेंट, मतलब कांस्टेंट होगा, तो स्पेस क्या होगा, मेरा कम होगा। तो इसको क्या कैसे बनाएंगे इस डैम को, तो इस डैम को मान लीजिए यहाँ पे कुछ पर्वत है, मान लीजिए जो भी हो, कांस्टेंट इलाका हो, मतलब हमारी सीमित जगह, तो इस टाइप का डैम बना देंगे। ये हो गया आर्क डैम। और इधर क्या होगी, पानी को इकट्ठा इधर होगा, ये नहीं कि पानी मेरा इकट्ठा इधर होगा, जब पानी इकट्ठा इधर होगा, इसलिए हम लोग इसलिए इधर करते हैं इस आर्क डैम को, कि ताकि अगर मान लीजिए थोड़ा सा अगर कम इसका हो, अगर स्ट्रेंथ भी मान लीजिए कम हो इस साइड में, तो क्या करेगा, मेरा पानी का प्रेशर इस पे इस साइड में लगेगा, इस साइड में, तो इसको किधर पुश करेगा, इस साइड की तरफ पुश करेगा, नीचे की तरफ पुश करेगा, तो नीचे की तरफ पुश करेगा। और ये तो फिक्स है, ये मेरा फिक्स है, इस टाइम को इधर उधर इसको फैलने नहीं देगा, तो ये क्या होगा, ये और अगर ऐसे मान लीजिए थोड़ा सा और स्ट्रेट हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, और मजबूत हो जाएगा। ये मान लीजिए जैसे हम किसी पेन को अगर उस पेन में मान लीजिए किसी रड को भी देखिए, अगर ऐसे फोल्ड वैसे इसको मोड़ देंगे ऐसे इस टाइप का, और फिर उधर से फोर्स लगाएंगे, तो ये मेरा अगर इसको फिक्स कर दें और फिर इधर फोर्स दें इस साइड में, तो ये मेरा क्या होगा, और मजबूत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग आर्क डैम को बनाते हैं। और इसका आर्क किस तरफ बेंड होता है, तो जिधर पानी रोकना है, यानी पानी की डायरेक्शन में मेरा आर्क भी बेंड होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, आर्क डैम।
इसके बाद और सब डैम है, तटबंध डैम है, तटबंध डैम, तटबंध डैम यानी इसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मिट्टी का भी डैम बनाते हैं छोटा छोटा, इसको बोलते हैं तटबंध डैम। और बहुत सारे डैम होते हैं, लेकिन ये मेरा दो इंपॉर्टेंट डैम है, ग्रेविटी डैम और एक आर्क डैम, ये दोनों इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दी। इसलिए एग्जाम में पूछा गया है कि भारत में आर्क डैम कहाँ किस नदी पे है, तो आगे आगे तो बताएंगे। और ये जो भाखड़ा नागर मान लीजिए डैम बनाए हम सतलुज नदी पे, ये डैम भाखड़ा नागर ये डैम बनाए, तो इसके पीछे क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा। हम आप लोग को बताएंगे डैम के पीछे क्या होगा, पानी इकट्ठा होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोविंद सागर, गोविंद सागर जलाशय। ये भी एग्जाम में पूछा गया है गोविंद सागर जलाशय कहाँ है, तो ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। देखिए डैम भाखड़ा नागल डैम तो बॉर्डर पे है, भाखड़ा इधर पड़ जाएगा हिमाचल प्रदेश में, नागल पड़ जाएगा पंजाब में, लेकिन ये जलाशय कहाँ पड़ेगा, जब बॉर्डर पे है तो जलाशय उसके पीछे ही होगा। अगर ये डैम बनाएंगे किसी भी देश में किसी भी जगह, मान लीजिए हम बना रहे हैं, मान लीजिए यहाँ डैम बनाए, ये मान लीजिए क्या है, हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब का बॉर्डर है यहाँ, तो अगर यहाँ डैम बनाएंगे तो इसके पीछे जलाशय होगा यहाँ, तो ये जलाशय कहाँ पड़ जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। तो ये गोविंद सागर जलाशय कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरह से सिंधु और उसकी सहायक नदियों पे जो भी भारत में परियोजना थी, बहुउद्देशीय परियोजना, वो समाप्त हुआ। हम नेक्स्ट क्लास में गंगा और उसकी सहायक नदी पे परियोजनाओं को देखेंगे।